हेलो दोस्तों, मैं आपका अभिषेक चौधरी हमारे यूट्यूब चैनल माई टारगेट 3.0 में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपकी पहली क्लास ले चुका हूं, जिसमें मैं आपको फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि हमारा DED का जो फर्स्ट पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उसके बारे में पहली यूनिट के बारे में आपको बता चुका हूं, जहाँ पे हम छठी पे चल रहे थे। तो जो भी बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहली वीडियो देखें। तो हम आपको पहली वीडियो में छठी है जो WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, आपको उनकी तीनों की छठी, अक्षमता और विकलांगता तीनों की परिभाषा बता चुके हैं। तो हम इस वीडियो में आपको ICIDH के अनुसार छठी, अक्षमता एवं विकलांगता को बताएंगे। ICIDH मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन एम्पावरमेंट डिसेबिलिटी हैंडीकैप के अनुसार आपको छठी, अक्षमता और विकलांगता की परिभाषा। तो इसके अनुसार छठी किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक तथा या मनोशारीरिक असामान्यता अथवा कमी जो अंगीय कारणों से होती है वो छठी कहलाती है। मतलब इसका भी मतलब वही है कि अंगीय कारण मतलब अगर हमारी कोई भी उंगली कट जाए या कोई भी हमें एक्सीडेंट द्वारा चोट लग जाए, अगर एक्सीडेंट में हमारा चोट लगने से मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो वो भी हमारी छठी, तो पहले छठी हुई ना। तो ये उसका कहने का मतलब यही है कि किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, मनोशारीरिक असामान्यता अथवा कमी जो अंगीय कारणों से होता है, उसे हम छठी कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे अक्षमता को पढ़ते हैं। अक्षमता देखिए, जब किसी कार्य को करने में सामान्य व्यक्ति जैसी क्रिया नहीं दिखाती है, मतलब हम जब किसी भी कार्य को करते हैं तो जैसे कि सामान्य व्यक्ति करता है उस तरीके से हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं, अर्थात कार्य क्षेत्र में बाधा या क्षति पहुंचती है। मतलब उस कार्य क्षेत्र में कोई बाधा हो रही हो या में क्षति हो रही है तो उसे हम अक्षमता कहते हैं। मतलब जैसे कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य को अच्छे ढंग से कर पाता है और हम उसको नहीं कर पाते। मान लो कोई व्यक्ति दौड़ कर रहा है, एक पैर से विकलांग है, तो वो उतने अच्छे से नहीं भाग पाएगा जितना कि सामान्य व्यक्ति भाग पाता है। तो ये हमारी अक्षमता हो जाती है। तुम चलते हैं विकलांगता मतलब दिव्यांगता की ओर, ये हमारी दिव्यांगता है। दिव्यांगता नाम उस वीडियो में थोड़ा राइटिंग की प्रॉब्लम थी, इसलिए हम आपको डायरेक्ट नोट्सों के अगेन पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, तो दिव्यांगता का तात्पर्य मतलब व्यक्ति की लिंग, उम्र, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यों में या कारकों में क्षति या अक्षमता के कारणों जो नुकसान या पिछड़ापन होता है। मतलब क्षति और अक्षमता के कारण जो नुकसान या पिछड़ापन होता है उसे हम दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। वैसे विकलांगता नहीं यूज़ लिया जाता तो दिव्यांगता, हम दिव्यांगता यूज़ लेते हैं सारी जगह, विकलांगता हम नहीं ले सकते, इसलिए हम उसे दिव्यांगता कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, व्यक्ति की लिंग, उम्र, सामाजिक, संस्कृति कार्यों में क्षति या अक्षमता के कारण जो भी नुकसान या पिछड़ापन होता है उसे हम दिव्यांगता कहते हैं। मतलब जो भी हमें नुकसान हुआ है, मान लो हमारा हाथ कट गया तो वो हमारा नुकसान ही तो हो गया, पिछड़ापन हो गया, हम और व्यक्तियों से पिछड़े हो गए, तो उसे हम दिव्यांगता की श्रेणी में लेते हैं, तो उसे हम दिव्यांगता कहते हैं। ओके, तो ये जो हमारी यूनिट है वो हमारी कंप्लीट हुई। तो हम वैसे तो ये हमारी यूनिट कंप्लीट हुई है, पर चलो हम आपको इसमें क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता में आपको अंतर बता देते हैं। जो हमारे पास जितने भी अंतर हैं हम आपको समझा देते हैं, अंतर कैसे कर सकते हैं हम इनमें। चलिए, तो ये कुछ कारण हैं, चलो इनको हम पढ़ लेते हैं। पहले क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता। तो शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक क्रिया में
असामान्यता क्षति को दर्शाता है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्रिया में असामान्यता हमारी क्षति को दर्शाता है। तो और अक्षमता में देखिए, क्षति के कारण उत्पन्न अवस्था अक्षमता को दर्शाता है। मतलब क्षति के कारण जो भी अवस्था उत्पन्न हुई है वो हमारी अक्षमता को दर्शाता है। और दिव्यांगता, अक्षमता के कारण सामाजिक कार्य में कमी दिव्यांगता को दर्शाता है। अक्षमता के कारण जो भी हमारे सामाजिक क्रियाकलापों में कमी हुई है वो हमारी दिव्यांगता को दर्शाता है। क्षति को कोशिकीय स्तर पर किसी भी बीमारी दुर्घटना होने पर उत्पन्न होती है। क्षति कोशिकीय स्तर पर कोई भी बीमारी दुर्घटना होने पर उत्पन्न होती है। अक्षमता, क्षति के कारण व्यक्ति में कार्य करने की योग्यता में कमी अक्षमता होती है। क्षति के कारण व्यक्ति में कार्य करने की योग्यता में कमी हमारी अक्षमता होती है। और दिव्यांगता, क्षति एवं अक्षमता के कारण उत्पन्न अवस्था को दिव्यांगता कहते हैं। क्षति एवं अक्षमता के कारण उत्पन्न अवस्था को हम दिव्यांगता कहते हैं। देखिए यहाँ पर मस्तिष्कीय, अब क्षति पे आ जाइए दोबारा, मस्तिष्कीय कोशिका के योग्यता, हमारी जो मस्तिष्कीय कोशिकाएं हैं उनकी योग्यताओं में कमी दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मानसिक क्षति को दर्शाता है। मतलब कोई भी दुर्घटना होने के कारण हमारे जो मस्तिष्कीय कोशिकाओं में क्षति हो जाती है तो वो हमारी मानसिक क्षति को दर्शाता है। अक्षमता, मानसिक क्षति के कारण व्यक्ति के अन्य सामान्य लोगों की तुलना में कार्य करने में कठिनाई होना हमारी अक्षमता को दर्शाता है। और दिव्यांगता, सामान्य व्यवहार में अयोग्यता होना दिव्यांगता को दर्शाता है। हमारा सामान्य व्यवहार उसमें अयोग्यता होना हमारी दिव्यांगता को दर्शाता है। चलिए और एक और कारण है उसको भी पढ़ लेते हैं। जो हमारा कान होता है, कर्ण, उसकी संरचना का क्षतिग्रस्त होना हमारी क्षति को दर्शाता है। उसकी संरचना का क्षतिग्रस्त होना हमारी क्षति को दर्शाता है। कान में क्षति के कारण ध्वनि ग्रहण करने में कठिनाई होना अक्षमता को दर्शाता है। कान में जो क्षति हुई है उसके कारण ध्वनि ग्रहण करने में जो हमें अक्षमता हो रही है, मतलब कठिनाई हो रही है, वो हमारी अक्षमता को दर्शा रहा है। और देखिए, सामाजिक रूप से असामान्यता सुनने में असमर्थ होना हमारी दिव्यांगता को दर्शाता है। मान लीजिए हमारी ध्वनि सुनने में कठिनाई हो रही है तो सामाजिक रूप से जो दूसरे व्यक्ति हैं उनसे अगर हम तुलना करें तो उनसे मतलब वो अच्छा सुन पा रहे हैं, उतना हमें कठिनाई हो रही है सुनने में, तो ये हमारी दिव्यांगता को दर्शा रहा है। तो ये आपके कुछ कारण हैं। चलिए, हमारा जो टॉपिक है ये हमारा पूर्ण हुआ, तो हम चलते हैं हमारी दूसरी यूनिट की तरफ। मतलब पहली यूनिट में जो दूसरा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, यूनिट 1 का 1.2। ओके, हेलो दोस्तों, हाँ थोड़ी गलती हो गई थी। हमारी जो यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट की 1.3 है, ना कि 1.2, जिसका नाम है डिसेबिलिटी एंड कैटेगरीज ऑफ डेफिनेशन एंड कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी हैज़ और नेशनल। मतलब इसका जो हिंदी मीन्स होता है वो है राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार विकलांगता के प्रकार एवं परिभाषा। तो हम देखते हैं कि जो हमारे जो राष्ट्रीय कानून है उनके अनुसार विकलांगता कितने प्रकार की होती है और उनकी परिभाषा। तो चलिए, जो हमारी यूनिट है वो है फर्स्ट यूनिट की 1.3। ओके, तो देखिए, PW एक्ट 1995 के अनुसार, जो हमारा ये एक्ट है PW एक्ट 1995 के अनुसार, इसका जो हिंदी नेम है वो है निःशक्त जन अधिनियम 1995 के अनुसार दिव्यांगता के प्रकार। ओके, तो यह इसमें मतलब देखिए रखा है कि यह जो अधिनियम है जो लोकसभा में 12 दिसंबर 1995 में पारित किया गया। 1995 में पारित किया गया तथा 7 फरवरी 1996 को लिपिबद्ध किया गया। जो ये अधिनियम था जो 12 दिसंबर 1995 को लोकसभा में पारित किया गया, मतलब दिखाया गया, मतलब बोलकर या वैसे मौखिक रूप से पारित किया गया। जो लिपिबद्ध था, जो लिखकर जो वो 7 फरवरी 1996 को लिपिबद्ध किया गया। यह अधिनियम निःशक्त सामान्य अफसर के अधिकारों को संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम
संरक्षण तथा पूर्णबाध्यकारी अधिनियम 1995 के नाम से भी जाना जाता है। जो ये अधिनियम है उसका नाम दूसरा निःशक्त सामान्य अफसर के अधिकार एवं संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अनुसार जो हमारी विकलांगता है वो 7 प्रकार से विभाजित की गई हैं। जो हमारे 7 प्रकार हैं वो है हमारी PWF 1995 के अनुसार हमारी विकलांगता है 7 प्रकार में बांटी गई हैं। जो हमारी दिव्यांगता हैं, विकलांगता हैं, जो फर्स्ट है दृष्टिहीनता, अल्पदृष्टि, कुष्ठ रोग, श्रवण क्षतिग्रस्ता, गामक अपद या गामक अक्षमता भी बोलते हैं, बौद्धिक अक्षमता और मानसिक रुग्णता या मानसिक बीमारी। तो हम प्रत्येक कर करके एक की हम इनमें परिभाषा देख लेते हैं और इनमें जो दृष्टिहीनता का मतलब क्या होता है, अल्पदृष्टि का मतलब, इनकी सारी की हम परिभाषा देख लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट हमारी दृष्टिहीनता। तो चलिए मतलब दृष्टिहीनता को हम पूर्ण दृष्टिबाधित भी कहते हैं। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना, दृष्टिहीनता को हम पूर्ण दृष्टिबाधित भी कह सकते हैं। तो इसमें देखो सुधार लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि 6.60 मतलब बोलते हैं ना 6/6 की जो दृष्टि है तो वो ये 6.60 या 20/200 से अधिक ना हो। अगर दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री कोण वाली या उससे भी खराब हो तो हमारी पूर्ण दृष्टि बाधित होती है। मतलब जो कोई भी वस्तु है जो हमें अच्छे से अगर ना दिखाई दो, नहीं दिखाई दे रही है कोई भी सुधार लेंस द्वारा, या मतलब जो हम चश्मे वगैरह भी पहन लेते हैं तब भी हमें कुछ अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारी पूर्ण दृष्टि बाधित हो जाती है, मतलब हमको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो इसकी परिभाषा ये है। तो दूसरा, और जो हमारा दूसरा था वो क्या था हमारा अल्पदृष्टि बाधित। तो हम अल्पदृष्टि बाधित को देखते हैं। दूसरा था हमारा अल्पदृष्टि बाधित। तो इसमें देखिए ऐसा व्यक्ति जिसका उपचार या मानक अपरिवर्तनीय संसाधनों के उपरांत में दृष्टि अक्षमता का हो गया हो, परंतु अब सहायक युक्तियों के माध्यम से किसी भी कार्य की योजना तथा निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभव है तो उसे हम अल्पदृष्टि बाधित कहते हैं। मतलब जो इस परिभाषा का मतलब है, मतलब ये है कि मतलब किसी भी कारण या किसी भी वजह से वो उसकी जो दृष्टि है उसे दिखाई नहीं देता। मतलब सहायक युक्ति जैसे चश्मे की मदद से, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, जैसी किसी भी चश्मे की मदद से अगर उसको दिखाई दे रहा है, मतलब वो अपने उपयोग करने में संभव है, मतलब किसी भी कार्य को करने में संभव है दृष्टि से, तो उसे हम अल्पदृष्टि बाधित कहते हैं। तो हमारी अल्पदृष्टि बाधित हुई। तो हमारी तीसरी विकलांगता है, देखिए वो है श्रवण क्षति। मतलब श्रवण क्षति है जो हमें कानों से सुनने में जो उसमें क्षति होती है तो वो श्रवण क्षति है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो संवाद संबंधी क्रियाकलापों में कठिनाई महसूस करता हो तथा सामान्य श्रवण को 60 डेसिबल अथवा उससे अधिक की हानि हो तो वह श्रवण बाधित कहलाता है। मतलब जो कोई भी व्यक्ति है जो हमारे संवाद संबंधी मतलब बातचीत करने में कठिनाई महसूस करता हो, उसको अच्छे से सुना नहीं दे रहा तो वो कठिनाई महसूस करेगा। और अगर उसने की सामान्य श्रवण क्षमता है उसकी 60 डेसिबल तथा उससे अधिक की हानि है उसकी जो उसमें, तो वो अपना है श्रवण बाधित होगा। जो व्यक्ति है वो श्रवण बाधित कहलाएगा। तो 4th नंबर की विकलांगता है वो हमारी गामक अक्षमता, बॉडी पार्ट्स, मतलब हमारी जो चाल ढाल, बैठना उठना, सबसे ऐसा व्यक्ति जिसकी हड्डियों से मांसपेशियों से रिलेटेड है ये। तो देखिए ऐसा व्यक्ति जिसका हड्डियों, जोड़ों अथवा मांसपेशियों में ऐसी समस्या हो जिससे उसकी गति, शारीरिक क्रियाकलाप प्रभावित हों तो उसे गामक अक्षमता कहते हैं। मतलब उसे बैठने उठने में कोई भी मतलब शारीरिक क्रियाकलाप, जो भी हमारा नहाना मतलब स्नान करना, इधर उधर घूमना, चलने फिरने में, दौड़ने में, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ने में, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो उसे हम गामक अक्षमता कहते हैं। देखिए देख लीजिए इसमें और भी, ऐसा व्यक्ति जिसका हड्डियों, जोड़ों अथवा मांसपेशियों में ऐसी समस्या हो जिससे उसे गति या शारीरिक क्रियाकलाप प्रभावित हों, जिससे उसकी शारीरिक क्रियाकलाप या गति प्रभावित है तो उसे हम गामक अक्षमता कहते हैं। देखिए 5th नंबर की जो हमारी विकलांगता है वो है बौद्धिक अक्षमता।
ये हमारी जो है बौद्धिक अक्षमता, जिसको हम वो भी कह सकते हैं, मानसिक मंद भी बोल सकते हैं। बौद्धिक अक्षमता ऐसा व्यक्ति जिसके चित्र अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था में हो, विशेष रूप से बुद्धि की असामान्यता या परिलक्षित की जा रही हो, तो उसे हम बौद्धिक अक्षम कहा जा सकता है। मानसिक मंद मतलब बौद्धिक अक्षमता व्यक्ति है जो मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें मतलब उसका चित्त अवरुद्ध हो, मतलब उसकी जो बुद्धि है जो सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य नहीं करती हो, अपूर्ण विकास हुआ हो, उसका अच्छी तरह से विकास नहीं हुआ हो, तो उसे हम बौद्धिक अक्षमता कह सकते हैं या कहते हैं, कह सकते नहीं कहते हैं। ओके। और हमारी जो लास्ट है वो मतलब जो छठे नंबर की जो विकलांगता है वो है कुष्ठ रोग। तो ये हमारी विकलांगता कुष्ठ रोग मतलब ऐसा व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से मुक्त है, जो मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको कभी कुष्ठ रोग हुआ हो पर अब वो उससे मुक्त हो चुका है, मतलब सही हो चुका है। तो कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाने के उपरांत निम्नलिखित रूप से किसी या एक या अधिक से अधिक समस्याओं से ग्रस्त हो, हम कुष्ठ रोग से वो अगर व्यक्ति मुक्त हो गया और वो किसी एक अधिक समस्याओं से ग्रस्त, जैसे हाथ पैर नेत्र पलक में संवेदना की कमी हो जाना, हाथ पैर नेत्र पलक में संवेदना की कमी हो जाना, प्रकट विलुप्त आशंकीय पक्षाघात में ग्रसित हो, गंभीर शारीरिक विलुप्त तथा वृद्धावस्था से ग्रसित हो, तो ये सारी अगर उसमें परेशानियां हैं तो कुष्ठ रोग विकलांगता है उसमें। ठीक है। जो हमारी लास्ट विकलांगता है वो है हमारी, देख लिए, मानसिक बीमारी है, इसको हम मानसिक रुग्णता भी बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो, मानसिक रोग या मानसिक रुग्णता कहा जाता है, जिसे हम मानसिक रुग्णता भी बोलते हैं, इसे मानसिक मंदता से भिन्न है। मानसिक रुग्णता होती है हमारी, वो मानसिक मंदता से भिन्न होती है। जो हमारी मानसिक बीमारी होती है वो हमारी मानसिक मंदता है या बौद्धिक अक्षमता है उससे भिन्न होती है। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई भी मानसिक बीमारी हो, मतलब दिमाग से संबंधित जितनी भी मतलब बुद्धि से संबंधित बीमारी हो, कोई भी मानसिक रोग हो, तो उसे हम मानसिक रुग्णता कहते हैं। ये हमारी PW एक्ट 1995 के अनुसार जो हमारी 7 प्रकार की विकलांगता है वो मैं आपको बता सका हूँ। जो हमारा एक नया कानून और पारित हुआ था 2016 30 दिसंबर को, जिसमें हमारी विकलांगताएँ 7 प्रकार से बढ़ाकर 21 प्रकार की कर दी गई। मैं इनको सारे को बड़ा करके मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी हैं। चलिए आप ये देख लीजिए कि जो हमारा 30 दिसंबर 2016 को जो हमारी 7 प्रकार की जो विकलांगताएँ ही थी उन्हें बढ़ाकर 21 प्रकार की कर दिया गया। आप देख लीजिए कौन कौन सी हमारी 21 प्रकार की जो विकलांगताएँ हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देख लीजिए ये हमारी जो 21 प्रकार की विकलांगता है, रुपये आपको इस लिखावट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, रुपये से हटा देता हूँ। तो जो ये हैं जो हमारी 21 प्रकार की विकलांगता है, जिसमें काम का संबंध, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, प्रमस्तिष्क के पक्षाघात, बौनापन, पेशीय कुपोषण, तेजाबी आक्रमण पीड़ित व्यक्ति होता है, जो कोई भी तेजाब वगैरह से फेंक देते हैं लोग, तो उसे अधमता, निम्न दृष्टि, बधिर, ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति, वाक एवं भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विनय दृश्य विद्या दिव्यांगता, सुपान्यता स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक रुग्णता, बहुस्क्लेरोसिस, पार्किंसन रोग, हेमीफीलिया, थैलीसीमिया, सिस्कल कोशिका रोग, बहुदिव्यांगता। तो ये हमारी जो सारी 21 प्रकार की हमारी दिव्यांगताएँ जो हमारे 2016 को 30 दिसंबर 2016 को
लागू किया गया है, कानून पारित किया गया है जिसमें हमारी किस प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूर्ण। देखिए एक और चीज़ देख लीजिए, जब हम जो हमारी यूनिट है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन जो 1.4 है उसकी तरफ, इसमें मतलब नेशनल ट्रस्ट 1999 है उसके अनुसार 4 प्रकार की विकलांगताएँ और हैं। जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम है उसके 1999 के अनुसार 4 प्रकार की विकलांगता और 4 विकलांगताएँ बताई गई थी 1999 ट्रस्ट के अनुसार। तो चलिए हम उन्हें भी देख लेते हैं। जो हमारी जो फर्स्ट विकलांगता है वो है, देखिए जो हमारी जो फर्स्ट विकलांगता है वो है हमारी स्वलीनता। जो हमारी 1999 के राष्ट्रीय नेशनल ट्रस्ट के अनुसार जो विकलांगता है, वो फर्स्ट विकलांगता हमारी स्वलीनता है। स्वलीनता का तात्पर्य होता है, देखिए स्वलीनता क्या होती है। स्वलीनता एक ऐसी अवस्था है जिसमें असामान्य कौशल के साथ व्यक्ति की योग्यता भी प्रभावित होती है। जो हमारा असामान्य कौशल मतलब जो हम असामान्य कौशल का मतलब आप बोल सकते हैं मतलब जो सामान्य व्यक्ति जो कौशल करते हैं, मतलब जो भी व्यवहार करते हैं उससे मतलब विपरीत व्यवहार, बिल्कुल हमारे जो उसे हम असामान्य कौशल बोल सकते हैं। योग्यता भी प्रभावित होती है, उससे पुनरावृत्ति भावनाओं में विरुद्ध व्यवहार प्रदर्शित हुए देखा जाता है, उसे स्वलीनता कहते हैं। उसमें स्वलीनता में पुनरावृत्ति व्यवहार होता है, जैसे बार बार पैर हिलाना, बार बार एक ही क्रिया को करना। स्वलीनता में बच्चे एक ही जैसा कपड़े पहनना भी पसंद करते हैं। एक तरह स्वलीनता का अर्थ होता है अपने आप में ही खोए रहना, अपने आप में ही लीन रहना। वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जो ऐसे जो स्वलीनता से जैसे जो बच्चे होते हैं वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो ये हमारी स्वलीनता हो गई। तो देख लीजिए आप दूसरे प्रकार की विकलांगता क्या है। जो हमारी दूसरे प्रकार की विकलांगता है वो हमारी प्रमस्तीय पक्षाघात। चलिए, किसी भी व्यक्ति में ऐसी अप्रगतिशील समूह जिसमें प्रसवकालीन अथवा विकास की अवस्था में मस्तिष्कीय चोट, अन्य कारणों से असामान्य गामक नियंत्रण गतियाँ प्रदर्शित होती हैं, जो तो उसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात व्यक्ति कहा जाता है। तो ये हमारा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात होता है किसी भी व्यक्ति में ऐसी अप्रगतिशील समूह जिसमें प्रसवकालीन अथवा विकास की अवस्था में मस्तिष्कीय चोट, अन्य कारणों में असामान्य गामक नियंत्रण स्थिति प्रदर्शित होती है, तो उसे हम प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, तो हम अब तीसरे नंबर की जो विकलांगता है वो हम देख लेते हैं कौन सी है। जो हमारे तीसरे नंबर की जो विकलांगता है वो आइडिया है हमारा, मतलब आप समझ सकते हैं आईडी मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे हम मानसिक न्यूनता भी कहते हैं। तो ये ऐसी अवस्था है जो सीमित हो, अथवा जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्कीय विकार अपूर्ण हुआ हो, बौद्धिक असामान्य के लक्षण प्रदर्शित करता हो, उसे हम IDSMR कहते हैं। बौद्धिक असामान्यता के लक्षण प्रदर्शित करता हो, अपूर्ण विकास हुआ हो, उसे हम IDSMR यानी कि बौद्धिक अक्षम व्यक्ति कहते हैं। और जो 4th नंबर के वो है हमारी बहुविकलांगता। आप देख लीजिए कि यदि कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक विकलांगताओं से ग्रसित हो तो अधिनियम के अनुसार बहुविकलांगता कहलाता है। मतलब कोई भी जो भी व्यक्ति है उसमें दो विकलांगताओं से एक साथ ग्रसित हो तो उसे हम बहुविकलांगता कहते हैं। जैसे व्यक्ति दृष्टिबाधित भी है और श्रवणबाधित भी है तो उसे हम बहुविकलांगता कहते हैं। मानसिक मंद है और श्रवणबाधित है, दृष्टिबाधित है तो उसे हम बहुविकलांगता कहते हैं। तो ये हमारी जो 4 प्रकार की जो विकलांगता है 1999 के अनुसार, तो ये हमारी जो 4 प्रकार की विकलांगताएँ हो गई। तो हम चलते हैं यूनिट 1.4 की तरफ। जो हमारी यूनिट फर्स्ट की जो 1.4 है वो ये है प्रिवलेंस एंड डेमोग्राफिक्स प्रोफाइल। इसका हिंदी मीन्स होता है व्यापक और जनसंख्या प्रोफाइल। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट पेपर का 1.4 यूनिट है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें व्यापक दर के बारे में और विस्तार दर के बारे में, 2 उदाहरण के बारे में कुछ पढ़ना है। तो देख लीजिए, हम पहले देख लीजिए व्यापक दर क्या होती है। तो मैं आपको
बता दे रहा हूँ कि व्यापक दर होती क्या है। व्यापक दर में व्यापक दर से जिनमें मामलों की कुल संख्या का अध्ययन होता हो। और व्यापक दर शब्द का अर्थ नए एवं पुराने सभी प्रकार के वर्तमान मामलों से है जो एक दिए गए आबादी में एक निश्चित समय में मिलते हैं। मतलब व्यापक दर है उसका मतलब आप समझ गए होंगे। नए एवं जो पुराने मामले हैं उनसे है जो कि एक निश्चित समय में या निश्चित समय की आबादी में मिलते हैं। ओके, तो ये है जो हमारी व्यापक दर होती है। तो आप देख लीजिए व्यापक दर का जो सूत्र होता है वो होता है, देखो आप, यह व्यापक दर। तो व्यापक दर बराबर होता है किसी भी वर्तमान मामले की संख्या कोष्ठक में किसी विशिष्ट बीमारी के जो किसी निश्चित समय अवधि में मिलेगा अपॉन बटे में दी गई आबादी गुणा 100। ये है हमारी जो है व्यापक दर का सूत्र है, देख लीजिए आप। देखिए व्यापक दर होती है क्या, किसी भी वर्तमान मामलों की संख्या किसी वर्तमान मामलों की संख्या कोष्ठक में है फिर किसी भी विशिष्ट बीमारी के जो किसी निश्चित समय अवधि में मिले हों अपॉन दी गई आबादी इंटू 100 के ये है। तो हम आपको इसका एक जो है क्वेश्चन बता देता हूँ कि इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसका बता दे रहा हूँ, देख लीजिए आप। देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है किसी क्षेत्र की आबादी 30,000 है, किसी क्षेत्र की आबादी 30,000 है और उस वर्ष बीमारी के 200 पुराने मरीज तथा 500 नए मरीज मिले। 200 पुराने मरीज तथा 500 नए मामले एक वर्ष के अंदर मिले जो उसकी व्यापक दर क्या होगी। तो हम निकालते हैं। तो उस वर्ष के कुल नए मामले तथा एवं पुराने मामले 500 प्लस 200 बराबर 700 हो गए। तो पुराने मामले के नए मामले में जोड़े तो कुल मामले कितने आए हमारे पास 700 और क्षेत्र की कितनी आबादी है 30,000। तो हम व्यापक दर का सूत्र लगाएंगे किसी भी वर्तमान मामलों की संख्या इंटू 100 अपॉन दी गई आबादी। तो कुल मामलों की संख्या 700 अपॉन दी गई आबादी 30,000 गुणा 100। तो जब हम इसको हल करेंगे जब इसको आगे हल करेंगे तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 70,000 अपन 30,000। जब हम इसका कुल जब हल निकालेंगे ना तो हमें जो उत्तर होगा वो प्राप्त होगा 2.3। जो हमें जो व्यापक दर प्राप्त होगी वो होगी 2.3। आप जो ये है 70,000 अपन 30,000 को जब हम निकालेंगे, देखो जो 4 जीरो है सब जीरो से जीरो कट जाएगी तो 3 में जो 7 का भाग देंगे तो उत्तर आने वाला है वो है 2.3। जो हमारी व्यापक दर निकलेगी हमारी 2.3। जो हमारी व्यापक दर क्वेश्चन आपने देख ही लिया वो क्या था। जो हमारी व्यापक दर है वो क्या निकली, जो व्यापक दर है वो बराबर निकली हमारी 2.3। तो ये हमारा व्यापक दर हो गया। तो आपने देख लिया। तो एक है, दूसरा है इसमें विस्तार दर। तो हम उसके बारे में आपको बता देते कि विस्तार दर क्या होती है। चलो देख लीजिए विस्तार दर के बारे में। हमारे विस्तार दर का तात्पर्य होता है वो होता है कि एक विशिष्ट समय में एक समग्र जनसंख्या में कितने नए मामले आते हैं। तो देख लीजिए विस्तार दर है वो क्या, कितने नए मामले आते हैं। तो आप देख लीजिए विस्तार दर का भी एक क्वेश्चन देख लीजिए। विस्तार दर का सूत्र देख लीजिए। सूत्र होता है दिए गए समय अवधि में किसी भी विशिष्ट बीमारी में नए मामलों की संख्या इंटू 1,000। इसमें 100 नहीं, इसमें 1000 से गुणा होता है, 1,000 से गुणा होता है अपॉन आबादी। तो यह है हमारा विस्तार दर का सूत्र। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक बीमारी में 500 नए मामले एक वर्ष के अंदर 40,000 की आबादी में मिलते हैं तो इसका विस्तार दर क्या होगी। मतलब एक बीमारी से 500 नए मामले एक वर्ष के अंदर 40,000 की आबादी में मिलते हैं तो इसकी विस्तार दर क्या होगी। तो हम इसकी विस्तार दर निकालेंगे। बीमारी में नए मामले बराबर 500 और आबादी बराबर होगी हमारी 40।
हज़ार। ये आबादी हो गई हमारी 40,000। तो हम निकालेंगे, देखिए कि दिए गए आबादी में किसी विशिष्ट बीमारी में नए मामले कितने हो गए हमारे 500, आबादी कितनी हो गई हमारी 40,000, तो 40,000 इंटू 1,000। तो इन सारी चीज़ों से 3 जीरो करेंगे तो हमारे पास बचा कितना 500 अपन 40, तो 1 जीरो से 1 जीरो भी कट जाती। तो हम जब 50 में जब 4 का भाग देंगे तो हमारे पास जो विस्तार दर आएगी वो आएगी 12.5 आएगी हमारी जो विस्तार दर है वो आएगी 12.5। तो ये हमारी विस्तार दर हो गई। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो हम लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, और हमारे ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे भी सब सारे बच्चों के लिए जो हमारी जो टीचिंग है शिक्षा की जो उनको सबको उसका फ़ायदा मिले। तो ये है जो हमारा विस्तार दर 1.4 जो यूनिट है वो हमारी कंप्लीट हो गई। हम चलते हैं 1.5 यूनिट की तरफ। ओके, आप अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में या हमारे जो फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, उसमें नीचे लिंक दी गई है उसकी, और इसकी भी इसमें भी इस वीडियो में भी मैं हमारे जो ग्रुप्स हैं उनकी लिंक डाल दूँगा, आप उन्हें ज्वाइन करिए। और कोई भी सवाल के को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेपर इन रिलेशन टू डिसेबिलिटी की फर्स्ट यूनिट की 1.5 है, जिसका नाम है केसेस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विकलांगता के कारण और रोकथाम। जो हमारी विकलांगता है उसके हमें कारण और रोकथाम है, तो कौन कौन से कारणों से हमारी विकलांगता होती है उसकी रोकथाम करना ये हमारी उसका वो है। चलिए तो हम देखते हैं। तो देखिए, तो ये है हमारा जो पहले रोकथाम में जो है, तो 3 प्रकार से हम जो विकलांगता है उसकी हम पहचान भी कर सकते हैं, रोकथाम भी कर सकते हैं। प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल, मतलब गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था के समय और गर्भावस्था के बाद। तो ये हमारी 3 वो हैं, तो हमें पढ़ सकते हैं। पहले गर्भावस्था से पहले मतलब गर्भधारण होता है उससे पहले हम क्या क्या रोकथाम कर सकते हैं। तो पहला प्रीनेटल में आयु, तो हम जो बच्चा है जो हम 18 से 35 वर्ष की उम्र में ही कर रहे हैं, तो यही हमारी रोकथाम और यही हमारे कारण है विकलांगता के। अगर हम 18 से 35 वर्ष की उसमें अगर शादी मतलब बच्चा पैदा करते हैं तो ये हमारा रोकथाम हो गई कि हम 18 से 35, और कारण विकलांगता का कारण क्या हो गया, अगर हम 35 वर्ष के बाद कर रहे हैं 18 वर्ष से पहले कर, तो हमारा बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है। रक्त संबंध में शादी ना करें, रक्त संबंध में शादी ना करें, रक्त संबंध में कभी शादी ना करें। अनुवांशिक कारण, अगर उसके घर में पहले ही कोई विकलांग है या कोई भी प्रॉब्लम मतलब उसके माता पिता है, बाबा वगैरह कोई भी उनके किसी भी प्रकार की विकलांगता से शिकार हैं तो हो सकता है उसमें भी विकलांगता हो सके। पोषक तत्वों में कमी, अगर उसको अगर अच्छे पोषक तत्व नहीं मिल रहे तब भी विकलांगता हो सकती है। अनावश्यक दवाइयों का सेवन, डॉक्टर की बिना सलाह के द्वारा किसी भी दवाई का अगर आप सेवन कर रहे हैं तब भी आपके बच्चे को विकलांगता से ग्रसित हो सकता है। कम अंतराल में बच्चे पैदा करना, मतलब जो बच्चा है वो हमें पहले बच्चे कम से कम 2 साल बाद हमें बच्चा करना चाहिए, इसलिए कम अंतराल में। ऐसा नहीं कि भी पहला बच्चा हुआ फिर तुरंत एक उसके अगले साल ही दूसरा बच्चा, तो उसमें भी हमें बच्चे में कमजोरी या विकलांगता देखने को मिल सकती है। एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट के द्वारा विकिरण का प्रभाव, मतलब एक्सरे वगैरह बिना डॉक्टर की सलाह से एक्सरे कराना, लंबी यात्रा के दौरान टीकाकरण नहीं करवाना, आरएच फैक्टर, ये हमारी सारी हैं जो विकलांगता है। तो हम देखते हैं नेटल में, देखते हैं नेटल में क्या क्या होती है। सेकंड में गर्भाशय की, ये हमारी नेटल आ गई। नेटल में हमें क्या क्या मतलब विकलांगताएँ देखने को, मतलब किस तरीके से हम रोकथाम कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो हम विकलांगता का रोकथाम हो सकता है। समय से पूर्व बच्चे का जन्म होने से भी विकलांगता हो सकती है, इसलिए समय से पूर्व बच्चे का जन्म ना हो तो विकलांगता से बच सकते हैं। तो मैं एक ही में आपको रोकथाम और मतलब विकलांगता होने के कारण दोनों ही इसी में ही है, तो आप समझिए। प्रसव में अधिक समय लगने पर विकलांगता हो सकती है। पीड़ा में अधिक समय होने पर भी, हाँ। नाभि-नाल का गर्दन में फंस जाना, जो बच्चे उसकी नाभि-नाल का गर्दन में फंस जाना। भ्रूण की असामान्य स्थिति अगर हो
तब भी विकलांगता हो सकती है। शिशु का कम वजन हो तब भी कोई विकलांगता हो सकती है। सिर में चोट लगने से, शिशु को अधिक समय तक ऑक्सीजन ना मिलने से विकलांगता से ग्रसित हो सकता है। नवजात के मस्तिष्क में विभिन्न कारणों, प्रसव के समय गलत औजार का उपयोग, मतलब कोई भी औजार अगर बच्चे के सिर या कहीं पर भी लग जाए तब भी विकलांगता से ग्रसित हो सकता है। सर्जरी के दौरान, प्रसव के दौरान अगर माँ लंबे समय तक पीड़ित है तो भी बच्चे विकलांगता हो सकता है। प्रसव के दौरान माँ को मिर्गी आ जाना, महिला को दी गई बेहोशी की पीड़ा, नाशक दवा से भी टीकाकरण जैसे पोलियो आदि के कारण भी हो सकता है, जिससे हम विकलांगता हो सकता है। तो इसलिए हम अगर इन चीज़ों को अगर नहीं कर पाएंगे, अच्छे से अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे, अगर माता कोई भी मादक पदार्थ का सेवन करती है, नशे करता है, तब भी हमें विकलांगता हो सकती है। तो अगर सेवन करती है तो हमें विकलांगता हो सकती है। तो ये हमें पता चल रहा है कि किस चीज़ से विकलांगता हो रही है। और रोकथाम क्या होगी कि माँ को मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, अच्छा पोषण करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, कोई भी डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए। तो उससे हम विकलांगता को रोक सकते हैं। तो यही हमारी वो है। तो इसी में हमारी विकलांगता रोकथाम भी है, पहचान भी है। तो पोस्ट नेटल को देखते हैं, पोस्ट नेटल में क्या क्या वो चीज़ें हैं। चलिए, ये है जो हमारा पोस्ट नेटल है। पोस्ट नेटल में नवजात शिशु को पीलिया अगर हो जाता है तब भी बच्चा विकलांग हो सकता है। इसलिए कुपोषण से अगर उसको अच्छा पोषण ना मिले तब भी बच्चा विकलांग हो सकता है। बार बार बच्चे को मिर्गी आना, मस्तिष्क में चोट लग जाना, और बच्चे को समय पर टीकाकरण नहीं हुआ तब भी उस बच्चे में विकलांगता हो सकती है। अंतःस्रावी ग्रंथि के असामान्य कार्य में, थायराइड ग्रंथि में विकृति से, अपचयन संबंधी असामान्यता के कारण, अन्य मनोवैज्ञानिक कारकों से, बुखार संबंधी दुर्घटना से भी विकलांगता हो सकती है। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखें बच्चे में तो हम उन्हें विकलांगता से बचा सकते हैं। तो जो हमारी ये है, तो ये हमारी मतलब 5.3 जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब आपकी जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है उसका जो पहली यूनिट है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आगे हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने देखो क्या क्या पढ़ाया है, सारी चीज़ देख लीजिए। ये हमने आज आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। तो हमारा जो चैनल है माई टारगेट है, जो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। हम इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो आपका पेपर है वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब सॉरी, पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब पेपर का जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी जो ये फर्स्ट यूनिट है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो हम अगली वीडियो में हम आपको सेकंड यूनिट के बारे में बताएंगे। तो ये हम आपको क्षति के बारे में ICDS के अनुसार बताया था, सारी चीज़ आप देख लीजिए, इनके कारण, अंतर है, सारी चीज़। ये हम यूनिट 3.3 PWF के अनुसार कितने प्रकार की विकलांगताएँ हैं, ये हम सारी चीज़ आपको आज के टॉपिक में पढ़ाई है। ओके, तो ये आज का हमारी जो वीडियो है ये पूर्ण हुई। तो हम अगली यूनिट पढ़ाएंगे जिसको भी पूरा जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है, जो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारी पहली वीडियो भी देखिए, जिसमें आपको आगे शुरू से ये हमारा पार्ट 2 है। तो जिसको पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो अपनी पहले पार्ट फर्स्ट वीडियो देखे, फिर पार्ट सेकंड देखे, ठीक है। तब अच्छे से करिए, कोई भी बात समझ में ना आए तो हम बता सकते हैं। तो थोड़ा हमारा सपोर्ट कीजिए जिससे हम आपको अच्छा दे सकें। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों को, नमस्कार, बाय।